स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन, जो कि आपके फाइनल पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले बेसिक कंसेप्ट जिस वीडियो में मैंने दिया है न्यूटन सेकंड लॉ का वो नहीं देखा, तो पहले यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करके वो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देख लें, फिर आपको डेरिवेशन ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन? इफ अ resultant force exerted on an object, तो क्या होता है? It produces acceleration in object in the direction of force। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ये डेफिनेशन हमने सिंपल सी पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, तो हम जरा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसी डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर फोर्स की अमाउंट इंक्रीज कर दूं, मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा स्पीडली मूव करेगी, उसकी स्पीड में ज्यादा चेंज आएगा ऑब्जेक्ट की। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। अगर ये ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग ना आए, तो इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज ना हो या कोई चेंजिंग ना आए, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इसी बात को लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखेंगे? द फर्स्ट केस जो है हमने कंसीडर किया वो क्या है? एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, नेट फोर्स की या रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ mass of the object is constant। अगर mass constant हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिलेशन में, रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए इजीली कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक मैं डिफरेंट केस करता हूं। मैं अगर कहूं कि इस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है, यानी कि अब मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं वो 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास इससे कम है, वो छोटा ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज कर लेता हूं इतना सा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट केस ले लिया है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट में है मास ज्यादा है और एक ऑब्जेक्ट में मास कम है। मैं कंसीडर करता हूं कि मैं इन दोनों पर इक्वल फोर्स लगा रहा हूं और वो इक्वल फोर्स है 10 न्यूटन की। यानी कि यहाँ पर भी मैं फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं और ऊपर भी मैं फोर्स 10 न्यूटन की अप्लाई कर रहा हूं। ये जो 20 न्यूटन वाली फोर्स है इससे मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब वो यहाँ भी मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब इस ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 5, मैं सपोज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना हो रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट छोटा है। अब जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है उसका मास कम है, उसका वेट कम है, तो उसमें इनर्शिया कम है, यानी कि वो ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, तो यानी जैसे हमें पता है कि हल्के ऑब्जेक्ट्स को जो जिनका वेट कम होता है, मास कम होता है, उनको मूव करना इजी होता है। जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उनको
मूव करना मुश्किल होता है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सपोज कर ले कि 7 प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट को जितना स्मॉलर करते जाऊंगा उतना उसको मूव करना इजी होगा, तो और उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम फोर्स, यानी फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अब कम ज्यादा नहीं कर रहे, फोर्स मैंने 10 न्यूटन ही लगाई है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है अगर हम फोर्स कांस्टेंट कर दें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन लिखने लगा हूं कि एक्सेलरेशन is inversely proportional to the mass of the object। मास के एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो फोर्स हम सेम ही अप्लाई कर रहे हैं सब ऑब्जेक्ट पर, तो अगर उनका मास डिफरेंट है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दो इक्वेशंस को, ये हमारे पास जो दो रिलेशंस आए हैं, इसे मैं रिलेशन 1 का नाम दे देता हूं और इसे मैं रिलेशन 2 का नेम दे देता हूं, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करना है मैंने। तो कंबाइन करके होगा क्या कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मास है वो डिवाइड हो रहा है और इसे मैं लेफ्ट साइड पर लेके आऊं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ma इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि ये रिलेशन ma is directly proportional to force, यानी इस रिलेशन को लिखना चाहूं तो इस तरह आएगा F is directly proportional to product of m and a। ओके स्टूडेंट, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें और उसको रिप्लेस करें तो हम इक्वल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट आता है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी को बैलेंस करता है, तो F is equal to आएगा KMA। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर K क्या है, K यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मैं उसे मेंशन कर देता हूं, वेयर, और हमने अब K की वैल्यू फाइंड करनी है, K is proportionality constant। अब K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, K की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें 1 न्यूटन को डिफाइन करना होगा कि 1 न्यूटन क्या है, ताकि हम उसको वैल्यूज को पुट करके बाकी K की वैल्यू फाइंड कर सके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, इफ रिजल्टेंट फोर्स produced an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में, एंड और उस ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, ऑफ मास 1 kg, वो मास भी 1 kg का होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट भी 1 kg मास का होना चाहिए। देन दिस फोर्स इज 1 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये 1 न्यूटन होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या क्या पता चला है, हमें पता चला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 kg हो और उसमें एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसमें जो फोर्स होती है अप्लाई हो रही होती है वो 1 न्यूटन की हो रही होती है, और वी नो दैट 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ओके,
तो अब इन सब वैल्यूज को मैं इस रिलेशन में पुट करने लगा हूं। ये रिलेशन हमने फाइंड किया था। अब देखें यहाँ पर मैं दोबारा से राइट हैंड कर देता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि एक स्टेज तो चल रही है। जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन, तो यहाँ पर 1 न्यूटन पुट कर देता हूँ। तो यूनिट हम नहीं लिखते होते लेकिन मैं यहाँ पर एक दफा लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किस चीज की वैल्यू पुट की है। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मास हमारे पास 1 kg है एंड एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स ये जो न्यूटन है ये भी किसके इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा kg पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी kg पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी kg पर मीटर स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो k की वैल्यू जो हमारे पास है वो आ जाएगी 1 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तरफ न्यूटन और न्यूटन बनेगा और वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, अब k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 न्यूटन आ गई है। तो ये जो ऊपर रिलेशन था फोर्स वाला, ये जो रिलेशन है इसमें k की वैल्यू पुट करते हैं तो k हमारे पास 1 आ गया है, तो रिलेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू ma। तो रिलेशन है F इज इक्वल टू ma। तो ये फाइनल रिलेशन हो गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं कुछ इस तरह नहीं समझाया था, वहां जरा मैंने डिफरेंट मेथड से आपको समझाया था। वहां पर डायरेक्टली मैंने रिलेशन बता दिया था क्योंकि वहां पर हमने इसको अंडरस्टैंडिंग करना था बस इसकी, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। हाँ स्टूडेंट, अगर आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने हैं तो उसके लिए भी आप ये ऊपर आने वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करें और वहां जाकर वो वीडियो देख लें, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बताया गया आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब इस न्यूटन सेकंड लॉ आपको अप्लाई करने की जो प्रिकॉशंस है वो कौन सी है वो भी देखनी हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने की जो प्रिकॉशंस हैं उनको देख लेते हैं। 2 प्रिकॉशंस हैं अप्लाई करते हुए, आपने ये 2 बातें ज़हन में लाजमी रखनी, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। फर्स्ट थिंग, F इज रिजल्टेंट फोर्स। जो F आपने पुट करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, तो F जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होनी चाहिए। ये मैंने वो जो वीडियो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया उसमें भी ये बात बताई थी कि F मस्ट बी रिजल्टेंट फोर्स, F रिजल्टेंट फोर्स होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मास इज इन kg। मास आपका हमेशा kg में होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये गलत हो जाएगा, आप नहीं अप्लाई कर सकते। मास इन kg, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्स F इज इन न्यूटन। F जो है वो न्यूटन में होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसमें होनी चाहिए। तो आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ये m, a और f के यूनिट चेंज हो जाते हैं तो आपकी k की वैल्यू 1 नहीं आएगी, जो हमने यहाँ फाइंड की है वो डिफरेंट आएगी, तो ये लॉ आपका गलत हो जाएगा अगर आप f इक्वल टू ma वहां पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करके फिर इस फॉर्मूला में पुट करनी है और फिर जो फॉर्मूला बनेगा f इज इक्वल टू ma का, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 प्रिकॉशंस है। यहाँ पर हमारा ये लॉन्ग कंप्लीट हो गया है। ये सारी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।